नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम कुमार आपके अपने YouTube चैनल दीक्षांत इंस्टीट्यूट रायबरेली पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे संसद के बारे में। संसद में आने वाले विधेयक के बारे में, प्रस्तावों के बारे में देखेंगे। संसद के पीठासीन अधिकारियों के बारे में देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक टॉपिक की चर्चा करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं संसद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 79 यानी 79 के अंतर्गत। कार्य क्या है इसका? कानून बनाना। क्या है कार्य? कानून बनाना। संसद के अंग कौन कौन से चीज़ हैं? तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इसको क्रम से याद रखिए सरल से। संसद 79, 80 राज्यसभा यानी रा, और ला से लोकसभा यानी 81। राष्ट्रपति की पहले हम चर्चा कर चुके हैं, अनुच्छेद 52 में है। संसद का अभिन्न अंग है लेकिन संसद सदस्य नहीं होता है, ये याद रखिएगा राष्ट्रपति के बारे में। अब हम बात करें संसद के बारे में। संसद के दोनों सदनों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखते हैं संसद के दोनों सदनों के बारे में एक एक पॉइंट हम लोग चर्चा करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। तो क्या है, राज्यसभा की बात करें तो 1952 में गठन हुआ, और 1952 में ही गठन हुआ लोकसभा का। इसका निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है राज्यसभा का। लोकसभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तुलना करते हुए हम लोग चलते हैं राज्यसभा लोकसभा की। कार्यकाल निरंतर चलता रहता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष से पहले भी विघटन हो सकता है, याद रखिएगा। विघटन नहीं होता है राज्यसभा का, इसका विघटन होता है। राज्यों का सदन है, जनता का सदन है। ये उच्च सदन है राज्यसभा, ये निम्न सदन है। ये द्वितीय सदन है, ये लोकप्रिय सदन है, याद रखिएगा। ये संघीय सदन है, ये अस्थायी सदन है, ये स्थायी सदन है। लोकसभा को प्रथम सदन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। सदस्यों की आयु की अगर हम बात करें तो 30 वर्ष आयु होती है राज्यसभा सदस्यों की। वहीं इसमें लोकसभा सदस्य की बनने की आयु 25 वर्ष होती है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, या लोकसभा जब भंग हो जाएगी उसके बाद सदस्य का फिर से चुनाव होगा। 1/3 सदस्य हर 3 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। इसमें क्या है, सेवानिवृत्त होते हैं 5 साल बाद। योग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति करता है चुनाव आयोग से सलाह लेकर। योग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति करता है चुनाव आयोग से सलाह लेकर, याद रखिएगा। दल बदल से संबंधित योग्यता का निर्धारण पीठासीन अधिकारी करता है। यानी राज्यसभा में कौन करेगा? तो सभापति करेगा। और वहीं योग्यता का निर्धारण पीठासीन अधिकारी करता है, यानी लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष। तो ये याद रखिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। संसद के पीठासीन अधिकारी कौन कौन से होते हैं? तो देख लेते हैं। पीठासीन अधिकारी की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों, पीठासीन अधिकारी जो है वो आपके जो है लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कोई शपथ नहीं होता, याद रखिएगा। त्यागपत्र किसको देते हैं? तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। सदस्यों में से चुने जाते हैं। लोकसभा की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। जब अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो वहाँ पर अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। निर्णायक मत देता है अनुच्छेद 100 के तहत, याद रखिएगा। धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है? तो अध्यक्ष करता है। तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी ना आ जाए, यानी अगली लोकसभा के गठन तक, जब तक नया लोकसभा अध्यक्ष नहीं बन जाता तब तक वो पद पर बना रहता है। हटाए जाने का प्रस्ताव लाए जाने पर पीठासीन अधिकारी नहीं रहता है, वोट नहीं दे सकता है, ये इसको बैन किया जाता है। हटाए जाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन एवं प्रभावी बहुमत से प्रस्ताव पास होगा, ये कहा गया है। अब देख लेते हैं हम लोग राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा शपथ कौन? तो इसका सभापति जो होता है राज्यसभा का वो उपराष्ट्रपति होता है। इसका शपथ कौन कराता है? तो राष्ट्रपति कराता है। त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे, याद रखिएगा। उपसभापति किसको त्यागपत्र देगा? सभापति को देगा। सदन का सदस्य ना होते हुए नहीं होता है।
निर्णायक मत देता है। सदन का सदस्य तो नहीं होता है, लेकिन जब दोनों तरफ वोट बराबर हो जाती तो उस दौरान वो वोट देता है। सभा उपसभापति सदन का सदस्य होता है, ये याद रखिएगा। अब हम लोग आगे पॉइंट देखते हैं। देखते हैं हम लोग प्रोटेम स्पीकर के बारे में। प्रोटेम स्पीकर क्या है? अस्थायी अध्यक्ष होता है। चुने गए लोकसभा सदस्यों में से सबसे वरिष्ठ सदस्य बनाया जाता है। कार्य क्या है? लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना, ये कार्य होता है। लोकसभा अध्यक्ष का चयन हो जाने पर यह पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। वीरेंद्र कुमार 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे। तो कौन बनाए गए थे? वीरेंद्र कुमार, जो मध्य प्रदेश से थे। अगला पॉइंट देखते हैं, संसद के सत्र देखते हैं। अब हम लोग सत्र की बात करें तो बजट सत्र। कौन सा सत्र? बजट सत्र। फरवरी से अप्रैल तक चलता है। उसके बाद चलता है शीतकालीन ग्रीष्मकालीन सत्र या मानसून सत्र। जुलाई अगस्त सितंबर तक चलता है ये। उसके बाद आता है शीतकालीन सत्र, नवंबर दिसंबर चलता है ये। इनके बीच में जो अवकाश होता है इसे सत्रावकाश कहा जाता है। पहली बैठक को सत्र कहा जाता है और समाप्त होने को सत्रावसान कहा जाता है। सत्र बुलाना और सत्रावसान कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ये याद रखिएगा। जबकि स्थगन कौन करता है? तो अध्यक्ष करता है। वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाएंगे? तो कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं, याद रखिएगा ये पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं, सदन के नेता किसकी बात करते हैं? सदन के नेता की बात करते हैं। तो लोकसभा में 2 तरह के नेता होते हैं, एक सत्ता पक्ष का होता है, एक विपक्ष का होता है। एक सत्ता पक्ष का होता है, एक विपक्ष का। सत्ता पक्ष में प्रायः प्रधानमंत्री ही होता है, नहीं तो प्रधानमंत्री अपनी जगह किसी को नियुक्त करता है। विपक्ष के नेता की बात करें तो लोकसभा की संख्या का जो पार्टी 1/10 सीट प्राप्त करती उसे यह पद प्राप्त होता है, याद रखिए, उसे यह पद प्राप्त होता है। राज्यसभा में सत्ता पक्ष होता है और विपक्ष होता है। यहाँ भी वही कंडीशन है, जैसे लोकसभा में कुल इस समय 52 सीटें, अगर किसी को 55 सीटें मिलेंगी तो वो विपक्ष का पद प्राप्त करेगा। कांग्रेस के पास 52 सीटें थी, इसलिए पद नहीं प्राप्त कर पाई। अब हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के निधियों के बारे में। संचित निधि अनुच्छेद 266 में उल्लेख है। आकस्मिक निधि 267 में उल्लेख है और लोक लेखा निधि 266 में उल्लेख इसका भी है, याद रखिएगा। संचित निधि में राजस्व कर उधार एवं ब्याज का पैसा होता है। पैसा निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है, याद रखिएगा। आकस्मिक निधि की बात करें तो राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। वित्त सचिव निगरानी करता है, इसकी निगरानी कौन करता है? तो वित्त सचिव करता है, याद रखिएगा। निगरानी कौन करता है? वित्त सचिव। लोक लेखा निधि की अगर हम बात करें तो फिक्स्ड डिपॉजिट यानी सावधि जमा का पैसा होता है। भविष्य निधियों का पैसा होता है इसमें। इस निधि से सरकार पैसा निकालती है तो उसे विनियोग विधेयक पारित नहीं करना पड़ता, ये याद रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं सदन के सत्रों की बात कर लेते हैं। सदन के सत्र में प्रथम सत्र चलता है, कब से कब तक? तो प्रथम सत्र की बात करें तो शुरुआत होती है 11 से 12 तक, इसे कहा जाता है प्रश्नकाल। फिर 12 से 1 चलता है, इसे कहा जाता है शून्यकाल। तो 11 से 12 में क्या होता है? प्रश्न पूछे जाते हैं। मौखिक प्रश्न जिन्हें तारांकित प्रश्न कहा जाता है, लिखित प्रश्न जिसे अतारांकित प्रश्न कहा जाता है, अल्प सूचना वाले प्रश्न जिनके 10 दिनों के भीतर घटित घटनाएं हुई हों, जो घटनाओं से संबंधित हो। शून्यकाल की अगर हम बात करें तो किसी भी पूर्व सूचना के प्रश्न पूछना शून्यकाल में। और भारत की देन है, ये क्या है? शून्यकाल भारत की देन है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद भोजनावकाश होता है, यानी लंच होता है दोपहर का, और उसके बाद फिर से बैठक शुरू होती है और द्वितीय सत्र उसे कहा जाता है। कब से कब तक चलता है? तो 2 बजे से लेकर के
सत्रह तक, यानी जब तक सत्र समाप्त नहीं होता तब तक चलती है बैठक। अब हम लोग चलते हैं विभिन्न प्रकार के विधेयक के बारे में देखते हैं। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, 4 प्रकार के विधेयक दोस्तों होते हैं। इन पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। विधायी प्रक्रिया में साधारण विधेयक को देखते हैं। कहाँ लाया जाता है? तो लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह लाया जा सकता है। 6 माह तक राज्यसभा रोक सकती है, संशोधन के लिए कह सकती है, के लिए भेज सकती है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं भी होती है इसमें। राष्ट्रपति की वीटो पावर इसमें विशेषाधिकार है, वो रोक सकता है, विशेषाधिकार है। संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है इसके लिए। दूसरा विधेयक देखते हैं हम लोग, धन विधेयक। धन विधेयक की अगर हम बात करें तो लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। 14 दिन तक राज्यसभा रोक सकती है, इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती। संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। राष्ट्रपति की स्वीकृति ली जाती है पहले, राष्ट्रपति की वीटो पावर इसमें नहीं होती है। ये विधेयक पारित करने के लिए राष्ट्रपति जो है बाध्य होता है, याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं वित्त विधेयक। वित्त विधेयक में 2 तरह के वित्त विधेयक होते हैं। एक फर्स्ट टाइप होता है। फर्स्ट टाइप वित्त विधेयक कहाँ लाया जाता है? तो लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। 6 माह तक राज्यसभा रोक सकती है, संशोधन के लिए कह सकती है, अस्वीकार कर सकती, इतना कर सकती है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाती है। संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। राष्ट्रपति की वीटो पावर इसमें होती है फर्स्ट टाइप में वित्त विधेयक में। सेकेंड टाइप वित्त विधेयक देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड टाइप के वित्त विधेयक में क्या होता है? लोकसभा राज्यसभा दोनों में लाया जाता है। स्वीकार कर सकती है राज्यसभा, 6 माह तक रोक सकती है, संशोधन के लिए कह सकती है, ये कर सकती है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होती। संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, राष्ट्रपति का वीटो पावर इसमें होता है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं संविधान संशोधन विधेयक क्या है। लाया कहाँ जाता है? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति की वीटो पावर होती है। राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होती है। संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। 24वां संविधान संशोधन 1971 के बाद यह प्रावधान कर दिया गया कि जब कभी भी 2 सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास विधेयक जाएगा तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। अब हम लोग देखते हैं लोकसभा के विघटन होने पर विधेयकों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। क्या है? विधेयक समाप्त होगा, विधेयक समाप्त नहीं होगा। लोकसभा में लंबित सभी विधेयक जो लोकसभा भंग होने पर व्यपगत हो जाते, लैप्स हो जाएंगे, यदि राज्यसभा विचार कर रही तब भी, याद रखिएगा। लोकसभा में लंबित सभी विधेयक लोकसभा के विघटन होने पर समाप्त हो जाएंगे। लोकसभा से विधेयक पास होकर राज्यसभा विचार कर रही तब भी लोकसभा विघटन होने पर विधेयक समाप्त हो जाएगा। अब विधेयक समाप्त कब नहीं होगा, याद रखिए। राज्यसभा में लाया गया, राज्यसभा विचार कर रही, लोकसभा विघटित हो गई, विधेयक पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोनों सदनों से विधेयक पास राष्ट्रपति के लिए स्वीकृति के लिए भेजा गया, तभी लोकसभा विघटित हो गई, विधेयक समाप्त नहीं होगा। विधेयक दोनों सदनों के पास राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए भेजा गया, राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया, लोकसभा विघटन हो गया, तब भी विधेयक समाप्त नहीं होगा। विधेयक पर मतभेद, संयुक्त बैठक बुलाई गई, लोकसभा विघटित हो गई, विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं संसद के विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव। कौन कौन से प्रस्ताव? पहला प्रस्ताव है अविश्वास प्रस्ताव। 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है इसके लिए। विपक्ष द्वारा सत्ता पक्ष के विरुद्ध लाया जाता है। पारित होने पर सरकार को राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ता है। विश्वास प्रस्ताव क्या है? लोकसभा में सत्ता पक्ष द्वारा लाया जाता है, लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए, ये याद रखिएगा। अगला प्रस्ताव है निंदा प्रस्ताव। लोकसभा में लाया जाता है,
सांसद के द्वारा उनके मंत्रियों की निंदा करने के लिए लाया जाता है। पारित होने पर सरकार पर दबाव पड़ता है कि वह विश्वास अब न दिखाए। स्थगन प्रस्ताव लोकसभा राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। चलती हुई कार्रवाई किसी लोक महत्व के मामले को उठाना हो तब लाया जाता है। शर्त मामला नया हो, सदन में पहले चर्चा नहीं हुई हो, सदन में विचाराधीन ना हो, ये कहा जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं विशेषाधिकार प्रस्ताव। कौन कौन से विशेषाधिकार प्रस्ताव हैं? जब किसी मंत्री के द्वारा किसी सदस्य के विशेषाधिकार का हनन होता है तब लाया जाता है। लोकसभा राज्यसभा दोनों में लाया जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा राज्यसभा दोनों में लाया जाता है। पारित होना आवश्यक है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद लाया जाता है। पारित न होने पर सरकार पर दबाव बनता है कि वह अपना बहुमत साबित करे। संसद की समितियां देख लेते हैं। 2 प्रकार की समितियां होती, स्थायी और अस्थायी, यानी तदर्थ समिति। कुछ समितियां स्थायी होती, उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे प्राक्कलन समिति, जॉन मथाई की सिफारिश पर वर्ष 1950 में गठन हुआ प्राक्कलन समिति का। स्थायी समिति है, 30 सदस्य होते हैं, सभी लोकसभा से होते हैं, याद रखिएगा। सबसे बड़ी समिति है, 1 वर्ष कार्यकाल होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं लोक लेखा समिति की। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। सबसे पुरानी समिति है। वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत वर्ष 4 दिसंबर 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत गठन हुआ इसका। स्थायी समिति है, वित्तीय समिति है, स्थायी समिति है और वित्तीय समिति है। सदस्य कितने होते हैं? सदस्य 22 होते हैं। लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7, कार्यकाल 1 वर्ष होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, सार्वजनिक उपक्रम समिति। 1964 में कृष्ण मेनन की सिफारिश पर गठन किया गया। सदस्य संख्या कितनी होती है? तो 22। लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7। वित्तीय समिति है। कैसी समिति है? वित्तीय समिति है। उसके बाद अनुसूचित जाति एवं जनजाति समिति, कुल सदस्य संख्या 30, लोकसभा से 20, राज्यसभा से 10 होते हैं। अगली समिति कार्य मंत्रणा समिति, लोकसभा 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा में दिन भर की कार्य की सूची तैयार करना इनका कार्य होता है। और वही कार्य मंत्रणा समिति राज्यसभा में 11 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में दिन भर की कार्यों की सूची तैयार करते हैं ये लोग। अगला पॉइंट है संसद सदस्यों का विशेषाधिकार। क्या है विशेषाधिकार? देख लेते हैं। सामूहिक विशेषाधिकार, बाहरी सदस्य को बाहर निकालने का अधिकार होता है। किसी भी व्यक्ति को संसद की कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार दे सकते हैं। किसी व्यक्ति को प्रकाशन करने से रोक सकते हैं, ये इनका विशेषाधिकार है। व्यक्तिगत अधिकार क्या है? देख लेते हैं। सदन की कार्यवाही के 40 दिन पहले 40 दिन बाद तक कोई कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती ताकि उनकी उपस्थिति बनी रहे, ये व्यक्तिगत अधिकार है उनका। व्यक्तिगत रूप से बोलने की स्वतंत्रता होती है इनके पास। पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना गवाही के लिए इन्हें नहीं बुलाया जा सकता। ये पॉइंट याद रखिएगा इनका। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं संसद के विशेषाधिकार। कौन कौन से विशेषाधिकार हैं? संविधान संशोधन की शक्ति है। राज्यों के गठन के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, 356 में कहा गया है। महाभियोग 248 के तहत अवशिष्ट सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है किसके पास? संसद के पास। अनन्य अधिकार क्या है? अन्य अधिकार 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार। 252 के तहत 2 राज्यों के आग्रह पर राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है।
253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू कराना हो तो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है संसद। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है संसद। ये पॉइंट याद रखिएगा। लोकसभा का अनन्य अधिकार क्या है? तो लोकसभा का अनन्य अधिकार दोस्तों, संपूर्ण मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये कहा गया है अनुच्छेद 75(3) में। अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। वित्त विधेयक फर्स्ट टाइप लोकसभा में लाया जाता है। धन विधेयक लोकसभा में लाया जाता है। ये लोकसभा का अनन्य अधिकार है, याद रखिएगा। अब हम लोग राज्यसभा का अनन्य अधिकार देख लेते हैं। राज्यसभा का अनन्य अधिकार क्या है? राज्यसभा का अनन्य अधिकार अनुच्छेद 392 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करती है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करती है अनुच्छेद 392 के तहत। 249 के तहत उपस्थित तथा मतदान देने वाले व्यक्ति की संख्या का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके किसी राज्य सूची के विषय के लिए कानून बना सकती है राज्यसभा, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का संकल्प केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। ये भी राज्यसभा का अनन्य अधिकार है, याद रखिएगा। 3 इसके अनन्य अधिकार है। कौन सा? पहला तो है राज्य यानी यूपीएससी लोक सेवा आयोग के विषय में अगर कोई संशोधन करना हो तो वो राज्यसभा में लाया जाता है विधेयक। अगर इसके अलावा क्या है कि राज्य सूची के विषय में कोई कानून बनाना हो तो ये भी राज्यसभा का विशेष अधिकार है, अनन्य अधिकार है। उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का संकल्प जो पारित होता है ये भी राज्यसभा में लाया जाता है। तो 3 पॉइंट अहम है राज्यसभा के, याद रखिए इनको। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आई होप जो है पूरा विश्वास हमें कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। और ये मैटर आपको सुबह 11 बजे तक आपके जो है टेलीग्राम चैनल दीक्षांत इंस्टीट्यूट रायबरेली पे आ जाएगा। धन्यवाद।